कवरेज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का काम हरियाणा न्यूज कर रहा है। किस तरह से, कहां पर कितना उत्साह लोगों में है, क्या कुछ माहौल है, क्या मुद्दे हैं, तमाम चीजें आप जान पा रहे हैं। मतदाताओं का मूड भी आप भाप पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखने को मिल रहा है कि लोगों में खासा उत्साह है। और हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। पंचायती राज उपचुनाव के लिए भी वोटिंग चल रही है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। लेकिन सबसे पहला काम, अगर आप मतदाता हैं इन शहरों में, इन क्षेत्रों में जहां पर चुनाव है, चाहे वो पंचायती राज के उपचुनाव हैं, तो आपको मतदान जरूर करना चाहिए। मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 3 नगर निगम, जिसमें पंचकूला, अंबाला और सोनीपत, एक नगर परिषद रेवाड़ी, 3 नगर पालिकाओं जिनमें धारूहेड़ा, सांपला और उकलाना शामिल है, इन जगहों पर चुनाव चल रहा है। वोटिंग लगातार जारी है। लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम पहले ही किए गए, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई और वोटिंग के लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही। पंचायती राज उपचुनाव के लिए भी वोटिंग शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बजरंग दास जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। बजरंग दास जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? शायद मेरी आवाज बजरंग दास जी तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और लोकतंत्र का यह उत्सव है। इन शहरों में मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। रामराजी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रामराजी शर्मा जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? राम 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 जी, किस तरह से देख रहे हैं सर? 7 शहरों में मतदान चल रहे हैं, 7 शहरों में आपके उम्मीदवार। देखो, बहुत अच्छा माहौल है। ये लोकतंत्र का महापर्व है जी। और पहले मतदान फिर जलपान। मैं हमारे प्रदेश की देशतुल्य जनता जनार्दन को मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि पहले मतदान करें, उसके बाद में जलपान करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी परसेंटेज बढ़ाएं। और जिस तरह से आपको मालूम है, हमारा देश विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में हम पहले हथियारों का हम आयात करते थे, अब निर्यातक हो गए हैं। आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आ गए। बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर भी होंगे। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण, जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था, वो अयोध्या धाम में हुआ है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया था। और जहां तक बात है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की आंधी चल रही है, उनकी सुनामी चल रही है, भगमा की आंधी चल रही है। जिस तरह से असम में हमारे पहले से ज्यादा सीटें जीती हैं और पश्चिमी बंगाल में कमल खिला है, ये बड़े गर्व की बात है। ये पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए क्या आपको लग रहा है रामराजी शर्मा जी, इन 7 शहरों में भी इन जगहों पर जो बीजेपी को जीत मिली है, उसका कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये सुनामी हरियाणा में भी चल रही है और हर जगह कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता देवतुल्य जनता है। हम उनको भगवान के रूप में देखते हैं और भगवान रूपी जनता ने लगातार केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनाई। भगवान रूपी जनता ने लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनाई। वहां विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले लौह पुरुष चाणक्य के रूप में हमारे भूमिका में है, चाणक्य के रूप में भाजपा में आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने। और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी, जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, सबके चेते हैं, छत्ती बिरादरी के लाडले हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, सभी वर्गों के मसीहा हैं और 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। और जिस तरह से जनता का प्यार, दुलार, आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर जगह कमल खिलेगा
क्योंकि हमने काम किया है, काम के आधार पे काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। हम काम के आधार पे हम जनता से सहयोग मांग रहे हैं और देवतुल्य जनता जनार्दन हमारे को आशीर्वाद दे रही है। चाहे इसको छोटी सरकार कहा जाता है, जो शहरी निकाय चुनाव है इसको छोटी सरकार कहा जाता है। छोटी सरकार में भी हमने बड़े ऐतिहासिक काम करे हैं। जहां कच्ची कॉलोनियां थी वो हमने पक्की करी है, अनअप्रूव्ड कॉलोनियां अप्रूव करी हैं। और सीवर की समस्या है, कहीं पे स्ट्रीट लाइट की समस्या है, कहीं पे पार्क नहीं था पार्क बनवाया है, गलियां पक्की करी हैं, सीवर की समस्या हल करी है, बिजली पानी का प्रबंध किया है, जहां नहीं था अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। हर जगह हमने काम किया है और हर नागरिक ये चाहता है, हर मतदाता ये चाहता है, जो हरियाणा का विकास रथ चल रहा है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी उसके सारथी हैं, हमारे हरियाणा के प्रधान सेवक हैं। हर एक आदमी उनसे जुड़ना चाहता है और जिस तरह से वो जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं तो निश्चित रूप से हर जगह कमल खिलेगा। और ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की विशेष भूमिका होगी। जिस तरह से दिल्ली में भी उनकी ड्यूटी लगी, दिल्ली में हरियाणा की जलेबियों का असर हुआ, उनकी विशेष भूमिका रही। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हुई हमारी, फिर बिहार में उनकी ड्यूटी लगी, बिहार में पहले से ज्यादा सीटें आई, हरियाणा की जलेबियों का असर हुआ। फिर इसके बाद में वेस्ट बंगाल में देख लो आप, ऐतिहासिक जीत हुई है। तो क्या जलेबी बनने के लिए ऑर्डर दे दिया है रामराजू शर्मा जी? पुदुचेरी में हमारी ऐतिहासिक रामराजू शर्मा जी, ठीक है जो आप कह रहे हैं, क्या जलेबियों के लिए ऑर्डर दे दिए हैं क्या आपने जीत के जश्न के लिए पहले? बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका ठीक है। बजरंग दास जी, ठीक है सर, वो भविष्य की बातें आप कहाँ जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में? अभी शहर की सरकार है, छोटे चुनाव है लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव। बजरंग दास जी, क्या समझा जाए, मतदान शुरू हो चुका है और मतदाताओं में इस बार अलग उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव में आमतौर पर कम वोट करने के लिए लोग पहुंचते हैं मतदान केंद्रों पर, लेकिन सुबह से ही जिस तरह का उत्साह कई शहरों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, इस बार माहौल अलग नजर आ रहा है। इस बार मतदाता ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है जी, वोट पोलिंग ज्यादा होगी तो ये देश के लिए जागृति की बात है और हर एक व्यक्ति को अपनी पोलिंग जरूर करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, जहाँ तक कि आपने देखा ये निकाय जो चुनाव होते निकाय के या पंचायत के, ये भाईचारे के चुनाव है, लोकल चुनाव होते हैं और ये स्थानीय मुद्दे जो होते हैं, जैसे सीवरेज की बात है, सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। थोड़ी सी बारिश हो जाए जनमगन शहर हो जाता है, शहरों में 3-3, 4-4 फुट पानी बढ़ जाता है। ऐसी हालात तो ये है, ये सरकार सीवरेज लाइन नहीं डलानी तो बहुत बड़ी बात है। पुरानी सीवरेज लाइन की सफाई तक भी नहीं करा पाई है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर उन्होंने घोटाले पे घोटाला कर रखा है। प्रॉपर्टी आईडी के ठीक कराने के लिए 2 साल से जनता लाइनों में लगी हुई है। बगैर पैसे प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी जगह जब बनेगी जब ही जाकर वो रजिस्ट्रियां होती है, रजिस्ट्री नहीं होती आजकल, बड़ी दिक्कत है। इन्होंने हाउस टैक्स के रेट 20 गुना बढ़ा दिए, पीने का पानी के जो बिल है वो अनाप शनाप बढ़ा दिए। मतलब लोग इनसे दुखी है। हकीकत बात तो ये है, जनता बेहद दुखी है। ये एक कलाकार है, कलाकारों की एक टीम है, लोगों को गुमराह करना, झूठे वायदे करना, गोले गप्पे फेंकना, ये इनका काम हो गया है कि भाई झूठ बोलो, जुमले फेंको, लोगों को गुमराह करो और माल खाओ। इनका एक सिस्टम बन गया है। मगर जहां निकाय चुनाव है, आज वोटिंग हो रही है, उसके बाद 13 तारीख को शायद इसका रिजल्ट आना है, तो उसमें पता लगेगा कौन जीतने वाला है। साथ जो शहरों में चुनाव है, पंचायत चुनाव भी साथ साथ हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव भी कई, पंचायत के चुनाव भी है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार को अहंकार में नहीं आना चाहिए भी हमने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, चाणक्य वो जो तड़ी पार जा अमित शाह ने वो कर दिया, हमारा लाडला जो वो मुख्यमंत्री है, फलाना है, ढिकड़ा है। अरे तुम्हारी 2 सीटें होती थी हरियाणा में और लोकसभा में 2 होती थी, हमने तो कभी इनकार नहीं किया है। आज हमारी 37 विधानसभा में सीटें हैं, आपकी 48 है, फर्क कोई कुछ नहीं है। ये सरकार भी वोट चोरी की सरकार बनी हुई है, ईवीएम है, वोट चोरी, सारा। बजरंग दास जी, फर्क तो होता ही है ना सर?
बजरंग दास जी, फर्क तो होता ही है, भले ही वोट परसेंटेज में कोई ज्यादा फर्क हो ना हो, लेकिन तीसरी बार सरकार में वो हैं और तीसरी बार विपक्ष में आप हैं, फर्क तो है सर। ये बिल्कुल सही बात है। हम तीसरी बार विपक्ष में हम मानते हैं। अरे हमने 55 साल राज भी किया है, हमने तो कभी अहंकार नहीं किया। हमने भेदभाव की नीति से हरियाणा में एक बात कह दे, 2005 से 2014 तक कांग्रेस के राज था, एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ये कह दे हमने राजनीतिक द्वेष के कारण किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ जाति की हो, किसी में झूठे मुकदमे दर्ज करे हो, किसी को नाजायज तंग किया हो। ये तो वो सरकार है। रोज ईडी, सीबीआई, स्थानीय पुलिस, झूठे मुकदमे, इनकम टैक्स है, जीएसटी, सारे इन्होंने एजेंसियां सरकारी लंगों पर छोड़ रखी है। राजनीतिक जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ बोलता है उनको ये नींबू की तरह निचोड़ने का काम करते, जगह जगह छापा मारी। अब बिहार में क्या हुआ, चुनाव से 2 साल पहले इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब छोड़ दिया। वहां पर छापे मारो भाई, जितने भी विपक्ष नेता छापे मारो। पंजाब में कल क्या हुआ, एक उद्योग मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, ईडी का छापा मार दिया, तो जीएसटी पे उठा। जीएसटी अलग चीज है, ईडी अलग चीज है। मैं यही समझ आई इनको, यही नहीं जीएसटी कौन है, ईडी कौन है। जीएसटी महकमा वो कार्रवाई करेगा, मगर नहीं, इन्होंने ईडी छोड़ी जाके वो गिरफ्तार किया ताकि उसके ईडी के चक्कर में कोई जल्दी जमानत ना हो, जल्दी सुनाई ना हो, सीधे पकड़ के दिल्ली ले गए, 8 घंटे सुनाई करी। पर ये कहने का मतलब क्या है, मेरा उदाहरण तौर पर दे रहा हूँ, इन्होंने एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बता दो, कांग्रेस ले लो, शरद पवार की ले लो, ममता बनर्जी के ले लो, शिवसेना ले लो, या कहीं की भी ले लो, इन्होंने एक ऐसी पार्टी बताओ जहां इन्होंने राजनीतिक द्वेष के कारण उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज ना किया हो, उनको नाजायज तक ना किया हो। एक भी ऐसी विपक्षी नेता को नहीं जिसको इन्होंने छोड़ा। बजरंग जी, क्या निकाय चुनाव में भी आपके उम्मीदवारों पर इस तरह का कोई प्रेशर आया है क्या, जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करने के लिए कोई इस तरह की कार्रवाई करवाई है? आया जी सिंदर जी, आपने अच्छा सवाल कर लिया। मैं कहना नहीं चाहता था, हमारे पंचकुला के कैंडिडेट है भारद्वाज, सुधा भारद्वाज, उसके घर वाले के वहाँ ईडी के छापे मरवा दिए, जीएसटी छापे मरवा दिए, और ये बुला कर दबाव घेरा गया तू चुनाव छोड़ दे, पंगे मत ले। मतलब उसको भारद्वाज को, जो हमारा हरियाणा का मीडिया का प्रभारी है, तो मैं चुनाव में गया था, वो बुरी तरह बोला यार ऐसा तंग कर रखा है, सारे छापेमारी कर रखी है, बुला के नाजायज तंग किया गया। स्टार्टिंग में भी मेरे को उठा लिया, तू पंगे मत ले, चुनाव मत लड़, तू छोड़ दे चुनाव को। बोले मैं कैसे छोड़ दूं भाई, मैं हरियाणा का इंचार्ज हूँ, हमारा कांग्रेस पार्टी कार्यालय का इंचार्ज हूँ, हरियाणा का मीडिया प्रभारी हूँ, उसकी वाइफ सुधा बनर्जी भारद्वाज लड़ाई चुनाव लड़ रही है। आपने कहा तो मैं ऐसे व्यक्ति का नाम दिया जाता हूँ जिसको सारे लोग जानते हैं। ये लोग छोड़ते किसको है, ये लोग तो छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़े तक इस तरह फिर जाते हैं जिस तरह कोई पूछो मत। ये मुख्यमंत्री गली गली घूम रहा है, गली गुली बाड़ बाड़ घूम रहा है। अरे यार भाईचारा चुनाव है, मुख्यमंत्री एक स्टेटस भी होता है व्यक्ति का, और आप लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर उकुलाना के अंदर छोटा है चुनाव, उकुलाना के अंदर घर घर जा रहा है, पंचकुला के अंदर घर घर लोगों को बिठाने के लिए तू बैठ जा, तू पार्टी ज्वाइन कर ले, तू बैठ जा। मतलब घर घर जो पार्षद खड़े थे उनको बिठा के आया, 6 पार्षदों खुद मुख्यमंत्री जाकर बिठा के आया है, कोई पार्टी ज्वाइन करवा रहा है। अरे मुख्यमंत्री का कोई एक लेवल होता होगा, आप छोटी मुख्यमंत्री गिरिमा को इतना नीचे डाउन ले जाओगे, एक पार्षद के चुनाव के अंदर भी आप सरकार का प्रभाव दिखाकर, अब मतलब आपका खुद का प्रभाव दिखाकर, दबाव दिखाकर आप जो विपक्ष के लोग हैं उनको दबाने का काम करोगे, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या, ये बिल्कुल गलत है। क्या लोकतंत्र की हत्या है या लोकतंत्र की खूबसूरती है, इस बारे में भी जानेंगे। लेकिन ओंकार जी, इनेलो की तरफ से, इनेलो के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो मतदान आज चल रहा है 7 शहरों में, किस तरह से आप देख रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है जनता खुले दिल से मतदान कर रही है और इनेलो के पक्ष में मतदान होगा।
क्योंकि इस बार जो चुनाव है ये विशेष तौर पर स्थानीय निकाय के चुनाव भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। आज प्रत्येक स्थानीय निकाय में प्रॉपर्टी आईडी का हो, परिवार पहचान पत्र का हो, पेंशन का हो, नक्शा पास कराना हो, एनओसी लेनी हो, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला। और कोई भी नगर निकाय विभाग, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, भ्रष्टाचार से छूटा नहीं है। एक भी कार्य बिना पैसे के संपन्न नहीं होता। आज प्रदेश की जनता परेशान है, हताश है, और विशेष तौर पर शहर की जनता रजिस्ट्रियों से परेशान है। 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू की गई। उस रजिस्ट्री व्यवस्था में सैकड़ों खामियां हैं। इंतकाल कार्ड के साथ नहीं हो रहे, 503 रुपए फीस रजिस्ट्री अपलोड करते ही कट जाती है, 5,000 से 10,000 रुपए अपलोडिंग की फीस ली जाती है। खाना कास्ट की मिल्कियत की रजिस्ट्री बंद है, फैमिली ट्रांसफर नहीं हो पाती है, अप्रूव्ड कॉलोनियां अनअप्रूव्ड दिखा दी गई है। ऐसे सैकड़ों रीजन है जिससे जनता परेशान है। लेकिन आज के चुनाव के बारे में एक बात कहूंगा, ये चुनाव वार्ड टू वार्ड का चुनाव है। एक वार्ड की समस्या अगर गली हो सकती है, दूसरे वार्ड की समस्या नाली और सीवर हो सकती है। अलग अलग समस्याएं हैं। मुख्य तौर पर देखा जाए तो मिला जुला चुनाव सफाई का, सीवर का, नाली का, सड़क का, स्ट्रीट लाइट का और अन्य छोटे मुद्दे जो यहाँ के स्थानीय होते हैं उनका मिला जुला चुनाव है। और मुझे पूरा विश्वास है जनता इस बार बीजेपी से पूरी तरह से प्रताड़ित और परेशान है। और इस प्रताड़ित और परेशान होने के पीछे 2024 के विधानसभा चुनाव है जिसमें कांग्रेस को 70 सीटें आनी थी, लेकिन मिसमैनेजमेंट कह लो, एकता में कमी कह लो, टिकटों का गलत बंटवारा कह लो, कांग्रेस के करके बीजेपी की सत्ता दोबारा आई। आज जनता इससे दुखी है, हताश है, परेशान है और विकल्प के तौर पर सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल को देख रही है। आप देखना आने वाले समय में आप ओंकार जी लगातार इनेलो के नेता चाहे कोई भी हो, ऊपर से लेकर के नीचे तक, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे आपके सुप्रीमो हो, सब ये कह रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की बजाय इनेलो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है। दूसरी तरफ आप अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि इनेलो के पक्ष में मतदान होगा, लेकिन मतदान होगा कैसे सर? आपके उम्मीदवार हैं कितने? कहाँ आपके उम्मीदवार? देखिए, हमने पंचकुला में लगा लो, सोनीपत लगा लो, अम्बाला लगा लो, सब जगह उकलाना लगा लो, हमारे उम्मीदवार हैं। किसी जगह पे हमने आजाद को समर्थन दिया, लेकिन सब जगह हमारे उम्मीदवार खड़े हैं। और देखिए, आज आप ही बता दीजिए, प्रदेश के सामने जब भी कोई समस्या आई है, चाहे बिजली बिल की बढ़ोतरी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, मैं आपकी किसी बात पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ। आपने 3 नगर निगमों के नाम लिए, एक में ठीक है आपने अम्बाला में शायद समर्थन दिया है, लेकिन उसके अलावा आप जो कह रहे हैं ना कि इनेलो के पक्ष में मतदान होगा, वार्ड के लिए आपने कितने उम्मीदवार उतारे हैं? कुल मिलाकर के बता दीजिए, आप 7 शहरों में कितने उम्मीदवार आपने पार्षद बनाने के लिए उतारे? आजाद को समर्थन किया। पंचकुला में हमारे मनोज अग्रवाल जी है और वहाँ पे आनंद खत्री जी है सोनीपत में, और बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। जनता मतदान उनके फेवर में कर रही है। आपको जल्दी पता लग जाएगा कि हमारी पोजीशन क्या है। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनेलो जिसको ये ग्रामीण पार्टी कहते थे, आज शहरी पार्टी के रूप में उभर चुकी है और शहरों के मतदान में बहुत अच्छा परसेंटेज लेके अपनी जीत दर्ज करेगी। हाँ बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले पंचकुला में कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं, मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज, उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है, वो सुनवा देते हैं। सुधा भारद्वाज यहाँ पर पहुंच के बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो वोटिंग जो है शुरू हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो जितना मुझे प्यार और सम्मान यहाँ की पंचकुला के नागरिकों ने दिया है, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा ही सेवा करती रहूँगी उनकी, और हरदम उनके साथ रहेंगे और पंचकुला का विकास करेंगे। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में इस बार? बहुत, अभी स्टार्ट हुआ है और बहुत उत्साह है और बदलाव चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है। हम देख पा रहे थे कि 8 बजे वोटिंग शुरू होनी थी, 7:30 बजे ही जो है लोग जो है पहुंचना शुरू हो गए थे, तो क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर? बहुत उत्साहित हैं इस नगर निगम के चुनाव के लिए, क्योंकि उनके ये मूलभूत सुविधाओं की बात है।
तो इसलिए सभी लोग उत्साहित हैं और एक अच्छे उम्मीदवार की उसमें है, वेट में है कि भी वो आए और आके हमारे ये सारी जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करें। सुधा जी, मुकाबला किससे आप मान रहे हैं अपना? किसी से नहीं, मैं अपने आप से मुकाबला मान रही हूँ और जनता ये बताएगी कि कौन जीतेगा कौन है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, यानी कि निर्दलीय के बीच में मुकाबला नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुकाबला अब ये जो रिजल्ट है वो डिसाइड करेगा और जनता डिसाइड करेगी, लेकिन मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला और जनता जो है बदलाव चाह रही है। थैंक यू। तो किस प्रकार का बदलाव अब इस बार जो है आएगा? आप बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव आएगा, जो पुराने मुद्दे हैं उनको खत्म करेंगे, नया चेहरा आएगा, नए लोग आएंगे। क्या कुछ मेन समस्याएं आपके सामने आई जिस प्रकार से आप चुनावी प्रचार प्रसार में थी? पानी की है, सड़कों की है, स्ट्रीट लाइट्स की है, आवारा पशुओं की है, सीवरेज की है, जल भराव की है। समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। तो आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्या अपील जो है आमजन से करना चाहेंगे आप? मैं यही करना चाहूंगी कि आप मुझे वोट दीजिए, मेयर बनाइए, और आप मुझे मेयर चुनते हैं तो मैं हमेशा लोगों के बीच में रहूंगी और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए उनकी सेवा करूंगी। बहुत बहुत ये थे हमारे साथ सुधा भारद्वाज, जो कि कांग्रेस से कैंडिडेट हैं, और उन्होंने भी जो है बताया कि जो है अभी वो वोट जो है जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर पहुंची हैं, मतदान केंद्र के ऊपर वहां पर पहुंची हैं, और उन्होंने कहा कि जनता से अपील की है कि मुझे वोट दीजिएगा, और जो है मैं जब भी जो भी मुझे कह सकते हैं कि जिम्मेवारी दी जाएगी उसको निभाने का काम करूंगी अगर मैं जीत हासिल करती हूं तो। और उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। सुधा भारद्वाज किस तरह प्रक्रिया से जो है आश्वस्त कहीं ना कहीं अपने प्रभाव को लेकर के, अपने जीत को लेकर के नजर आ रही हैं, लेकिन ये तो जनता का फैसला होगा कि किसके पक्ष में मतदान होगा और किसको जनता शहर में सरकार बनाने का मौका देगी। लेकिन उकलाना नगर पालिका से बड़ी खबर, उकलाना में 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं अपने घरों से। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। उकलाना नगर पालिका चुनाव को लेकर के मतदाताओं में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। उकलाना में 9 बजे तक 11% मतदान। उकलाना नगर पालिका चुनाव को लेकर के मतदाताओं में भारी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, और उसी का अब ये परिणाम भी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, इस बार शहर की सरकार बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में मेरे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। आप उनके रिव्यूज भी सुन रहे थे, किस तरह से वो क्या कुछ उम्मीदें अलग अलग दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जादौन साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गली गली में वार्ड के जो पार्षद हैं उनको बैठाने के लिए, अपने पार्षदों को जिताने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाईचारे का चुनाव है, कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या ये लोकतंत्र की इसको लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज माना जाए कि मुख्यमंत्री तक भी अपनी पार्टी के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं? और कांग्रेस की तरफ से क्या समझा जाए कि जिस तरह से बड़े नेता कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में, हालांकि इस बार नजर आए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नजर नहीं आए, लेकिन ज्यादातर जगहों पर बड़े जो चेहरे हैं वो ज्यादा चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आए। जादौन साहब, देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो चुनाव ही है, उसको भाईचारे का चुनाव तो कैसे कह सकते हैं जी। और अगर भाईचारे का चुनाव हो तो फिर चलिए चुनाव प्रणाली बदल दीजिए, बैठ के सहमति से जो है सर्वसम्मति से पदाधिकारी चुन लीजिए और हो गया चुनाव। चुनाव नहीं है। जब यहाँ बैलेट बॉक्स है या ईवीएम है, ईवीएम यहाँ तो निकाय चुनाव में तो ईवीएम भी है, यहाँ ईवीएम है, जहाँ बटन है, जहाँ आपका चुनाव चिन्ह है और आप चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, तो भाईचारे का कैसे हो सकता है? भाईचारे का नहीं है तो चुनाव है। मुकाबले का कौन अच्छी सर्विस दे सकता है और कौन जो है आम आदमी का या मतदाता जिसको कहिए उसका हृदय जीतने में सफल होता है, ये उसका चुनाव है। जो हृदय जीतने में, मतदाता का हृदय जीतने में सफल है, वही चुनाव जीतेगा और उसको जिम्मेदारी मिलेगी, दायित्व मिलेगा और फिर वो सेवा करने का एक कार्यकाल मिलेगा। तो अब ये है कि एक तो चुनाव प्रचार के दौरान ही पता चल जाता है, लोगों के बातचीत करने के तरीके से, लोगों के आपके साथ जुड़ने से, आपकी सभाओं में लोगों की गैदरिंग होने से कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, दूसरों के साथ कितनी संख्या में जुड़ रहे हैं,
जब आप पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं, ये सब इससे पता चल जाता है कि आपकी क्या स्थिति है। तो जो भी पार्टियां और जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, उनको सब पता है कि हमारी क्या स्थिति है। वो लगभग जो है काउंटिंग होगी, ईवीएम से काउंटिंग होगी, बैलेट बॉक्स से होगी, वो तो बाद में होगी, लेकिन पहले ही एक एहसास से एक स्थिति का पता चल जाता है कि मतदाता हमारे साथ है या हमारे से एकदम उदासीन है। तो ये जिन लोगों ने सेवाएं दी है अब तक, उनकी क्या स्थिति उनको पता चल रहा होगा उस पार्टी का, क्योंकि कैंडिडेट तो बदल गया। गोयल साहब थे, वो उनके जगह बंसल साहब आ गए, और ये इधर कांग्रेस से ये है। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी उतर आए, उससे समझा जाना चाहिए कि भाईचारे का चुनाव कहाँ है। वो जो है मुख्यमंत्री जी इस लोकल बॉडी के चुनाव पर आ गए और लगातार वो अपील कर रहे हैं कि हमारे तीसरे इंजन को मजबूत रखिए। तो तीसरा इंजन है उनका, वो मजबूत रखना चाहते हैं। कल ही उन्होंने अपील की, कई जगह प्रचार में गए, सभाएं संबोधित की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने मैसेज देने का प्रयास किया है लोगों को, जन जन तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। और वो तमाम उन्होंने और दूसरी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। सफाई को लेकर उन्होंने निर्देश दिए, बैठकें कर ली। प्रदूषण को लेकर उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बातचीत की, उनके साथ बैठकें की। तो उन्होंने शहरी जो व्यवस्था को अभी चुनाव के दौरान भी सुधारने का प्रयास किया है। अब इसको सब मतदाता किस रूप में लेता है, ये तो मतदाता का अपना विश्लेषण है और उसका विवेक है, वो किस तरह से उसको ग्रहण करता है और क्या फैसला करता है मतदान का, ये है। लेकिन कांग्रेस ने भी खैर मेहनत तो की थी, वो तो उन्होंने तो फिर वो ऐसे चुनाव के समय ही पदयात्रा का कार्यक्रम रख लिया, तो कई नेता वहां व्यस्त हो गए, एक दिन तो उसी में खर्च हो गया। कांग्रेस को जिम्मेदारी के साथ चुनाव को लेना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस इनेलो में दिलचस्प बात यहाँ पर ये है जादौन साहब, कांग्रेस और इनेलो में मुख्य विपक्षी दल को लेकर के होड़ है कि नहीं जी हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हम मुख्य विपक्षी दल हैं। हालांकि कांग्रेस भले ही विधानसभा में संख्या के हिसाब से मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन इस दौड़ को आप इस निकाय चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं? अभी भी ओंकार जी यही कह रहे हैं कि इनेलो के पक्ष में मतदान होगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि उम्मीद रखनी चाहिए और टारगेट भी बड़े रखने चाहिए जी। अब अगर ये ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर इनेलो इधर आ रहा है तो कोई रोक थोड़ी है। अब देखिए कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र में भी अपना चुनाव लड़ती थी और जीतती थी, और शहरी क्षेत्रों में भी जीतती थी। भारतीय जनता पार्टी पर एक टैग लगा रह गया था कि ये शहरी क्षेत्र की पार्टी है। उसका कारण था कि वो ग्रामीण क्षेत्र का जो गरीब, SC ST और वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को लेकर वो जो है इतना जुड़ाव नहीं हो पाता था, और वो शहरी क्षेत्र की पार्टी व्यापारी वर्ग की पार्टी होकर रही और अपर क्लास की पार्टी होकर रही थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उसने चेंज किया अपना। अब इनेलो भी अगर ये कर रहा है तो करना ही चाहिए। राजनीति निकल कर क्या मतलब है, आप हर क्षेत्र में लोकप्रिय रहिए। आप निकल कर आए हैं, आपने कैसे प्रत्याशियों का चयन किया है और आपका जो है घोषणा पत्र क्या है, उसको हो सकता है कि मतदाता स्वीकार करे ठीक से और आपको मौका दे। वो तो विकल्प के रूप में तो हमेशा उपस्थित रहिए, कभी भी कोई अवसर आ सकता है। अब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसे दौर से गुजरी है जब लोग अछूत ही समझा जाता था। भारतीय जनता पार्टी को अछूत समझा जाता था। जब बात चलती थी विपक्षी एकता की तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा जाता था, आपने भी देखा होगा तो। और जब ये 77 में इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए तब भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया गया था, और बाद में इसी भारतीय जनता पार्टी को लेकर विपक्षी एकता भंग हो गई। कारण क्या है कि उस समय दोहरी सदस्यता का सवाल खड़ा हो गया कि आप भाजपा में भी है, RSS में भी है, और उस तरह के वो जो दोहरी सदस्यता का सवाल आ गया था। तो उस तरह के अंतर्विरोध पैदा हुए और फिर वो विपक्षी एकता भंग हो गई और कांग्रेस वापस आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए कि अपनी किस तरह से स्वीकार्यता स्थापित की है, तो ये देखने की बात है। तो इनेलो क्यों नहीं कर सकती? इनेलो को मेहनत करनी चाहिए शहरी क्षेत्र में। आप किसान कमेरे की बात तो करते रहते हैं, तो ठीक है, लेकिन शहरी समस्याएं के तो लगातार आपका काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं इस मामले में। लेकिन अब तो जो मेहनत होनी थी वो हो चुकी है फिलहाल निकाय चुनाव के मद्देनजर। तो अब आगे जब चुनाव होंगे तब मिलेगा ना, तो देखनी होगी तब तक। जो है इनकी उत्तर पुस्तिका में जो अंक आएंगे जी, उससे पता चल जाएगा इनको कि हमने कौन कौन से प्रश्न ठीक से याद किए, कौन से इसको अध्ययन ठीक से किया। बिल्कुल, ये सब परीक्षा प्रणाली है। चुनाव क्या है? परीक्षा प्रणाली है जी। अब इसमें रिगिंग की बात आ जाती है, कुछ गड़बड़ी की बात आ जाती है, तो अलग बात है। लेकिन कितनी गड़बड़ी होती है, कितने % पर होती है, वो तो एक अलग बात है। और ये तो बहुत पॉलिटिकल बात मानी जाती है कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं
अब वो वैसे तो अब वो जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में समीक्षा हो रही है, वहां भी लोग मान रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके पार्टी के लोग ही मानने लग गए हैं। कई जो है पार्टी के नेतृत्व ही नाराज हो गए कि तुमने गलत चुनाव लड़ा। तो ये चलता रहता है। फिर ये एक धारणा कि मतदान परसेंटेज बहुत हाई हो गया, जब ये हाई हो गया तो वहां तो सत्ता बदल गई, लेकिन असम में भी हाई हुआ और साउथ में भी हाई हुआ, तो वहां क्यों नहीं बदली? असम में नहीं बदली। लेकिन एक दिलचस्प बात यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं मतदाता जागरूक हो रहे हैं, मतदाताओं में उत्साह और अपने अधिकार को लेकर के, अपने वोट को लेकर के वो अलर्टनेस इस बार हरियाणा के निकाय चुनाव में भी देखने को मिल रही है। रामराजी शर्मा जी, अगर अभी तक के चुनाव की बात की जाए, अभी तक क्योंकि शुरुआत के 1.5 घंटे वोटिंग का समय हो चुका है और अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वोट करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो क्या समझा जाए, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं, कुछ लोग ठीक है राजनीतिक दलों के बीच में मुकाबला मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जी नहीं, यहाँ पर ये कोई प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, कोई मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये क्षेत्रीय समस्याओं का चुनाव है। अगर हमारा जो उम्मीदवार है वो मजबूत है, हमें लगता है कि वो हमारा काम करवा लेगा, तो हम स्थानीय प्रतिनिधि को, स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ही लोग चुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करते हुए ज्यादा नजर आएंगे? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों में जागृति आई है जी, खासकर हमारी आधी आबादी, हमारी बहनों की, उनमें और ज्यादा जागृति आई है। जिस तरह से उनके पक्ष में महिला आरक्षण बिल हमारी सरकार ले आई थी और कांग्रेस पार्टी ने और अन्य पार्टियों ने इसका विरोध किया था, तो उसी टाइम हमारी मातृशक्ति ने, हमारी बहनों ने सोच लिया था और रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो उन्होंने एक धारणा थी, उन्होंने धारण कर लिया था, उन्होंने दृढ़ निश्चय ले लिया था कि हम इनका डट का मुकाबला करेंगे और इनको हराने का काम करेंगे, और उन्होंने किया। जिस तरह से आप असम में ले लो, आप इसमें पुडुचेरी में ले लो, आप इसमें वेस्ट बंगाल में ले लो, उसमें हमारी बहनों की विशेष भूमिका रही है, हमारी आधी आबादी की। और जहां भी चुनाव होगा, चाहे पंजाब में, ये हमारे छोटी सरकार है, जहां भी चुनाव होगा कांग्रेस खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि हमारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, उनको अपने नफे नुकसान का पता है, उनको पता है। वह जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी 33% नहीं, रामराजी शर्मा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब भाई पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ बहनें पढ़ी लिखी हैं, बहनें समझदार हैं, ये आप तो ये कहना चाह रहे हैं? हमारी बहनें जागृत हुई हैं, पहले वोट डालने नहीं जाती थी, अब वो जागृति आई है उनके अंदर, उन्होंने बदला लिया है, उन्हें ये पता है तुम्हारा। पहले ऐसा होता था रामराजी शर्मा जी, लोग जो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, मैंने एक बहनों को और ज्यादा संख्या बल बढ़ाना, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। तो अब हमारी बहनें उसी टाइम उन्होंने दृढ़ निश्चय ले लिया था, भाई इसको, इनको हराएंगे, क्योंकि ये महिला विरोधी है। ये क्या, जिस तरह से इन्होंने आरक्षण का विरोध किया, ये महिला विरोधी पार्टियां हैं, ये नहीं चाह रहे थे। हमारी पार्टी जैसे महिलाओं के पक्ष में आरक्षण बिल लाई थी, हमारी बहनों का संख्या बल लोकसभा में बढ़े, राज्यसभा में बढ़े, विधान परिषद में बढ़े, विधानसभा में बढ़े। तो इनका तो जैसे कांग्रेस का मैंने आपको बताया भी है, कांग्रेस में कई कांग्रेस है, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, वहाँ पे चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, वहाँ पे रणदीप सुरजेवाला जी कांग्रेस है, वहाँ पे शैलजा बहन जी कांग्रेस है, वहाँ पे कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, नई कांग्रेस होगी, राव नरेंद्र कांग्रेस है। इनका आपस में लट बज रहा है। परसों तक तो ये कह रहे थे विजेंद्र जी जो यात्रा कर रहे थे कि उनकी निजी यात्रा है, कल इन्होंने उसको कांग्रेस की यात्रा साबित कर दिया। तो राम ने जड़ देख ली, जो पौधा लगाते हैं ना हम, उसके नीचे की जो मिट्टी हट जाती है, तो फिर हम उसको ये कहते हैं भाई इसकी तो राम ने जड़ देख ली, भाई ये पौधा को नहीं लगा, इसकी तो राम ने जड़ देख ली। तो कांग्रेस की तो राम ने जड़ देख ली है, तो खत्म हो चुकी है, इनका जमीनी आधार खत्म हो चुका है, जो नीचे वो मिट्टी लगती है वो खत्म हो चुकी है, वो हट चुकी है। और जिस तरह से इन्होंने हमारी बहनों का विरोध किया था, उसी टाइम हमारी बहनों ने दृढ़ निश्चय ले लिया था, उन्होंने प्रण ले लिया था कि कांग्रेस पार्टी को हम हराएंगे और इनको सबक सिखाएंगे। उनको पता है वह ये ठगी ठोरी की दुकान जो कांग्रेस ने शुरू में चलाई थी, इन्होंने जिस तरह से लोकसभा में इन्होंने कहा था आरक्षण खत्म करा जा रहा है। ठीक है रामराजी शर्मा जी, ठीक है, लेकिन
लेकिन लेकिन निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवार ज्यादा कांग्रेस ने उतारे हैं। रामराजी शर्मा जी पीछे पीछे भाग रही थी। रामराजी शर्मा जी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम लगातार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोले भी मतदान केंद्र पर पहुंचे, उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। उससे पहले हरियाणा न्यूज से भी बातचीत उन्होंने की थी सोनीपत में, क्योंकि उनका वोट है, अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। हरियाणा न्यूज से बातचीत के दौरान भी बीजेपी के ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा करते हुए नजर आए थे और लोगों से वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचने की अपील भी करते हुए नजर आए थे। लेकिन जो बात लगातार चल रही है, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर के। बजरंग दास जी, जिस तरह से जो बातें कही जा रही हैं, खास तौर पर राहुल गांधी अंतिम समय में आए, निकाय चुनाव का उस दिन प्रचार का आखिरी दिन था, उस दिन राहुल गांधी आए जरूर हरियाणा में, लेकिन उसको लेकर के कई तरह के सवाल भी उठे हैं कि निकाय चुनाव के दिन जब आखिरी प्रचार के आखिरी दिन आप पहुंच रहे हैं, या तो आप ऐसी जगह पर पहुंचिए जहां पर चुनाव में उसका कुछ फायदा भी हो, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं कि नायब सैनी गली गली जा रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री होते हुए भी वो पार्षदों के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके शीर्ष नेतृत्व से सबसे बड़ा चेहरा आपका प्रदेश में आ रहा है, उसके बावजूद भी वो किसी चुनावी क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं है तो कुछ विरोधाभास ही, उसका कुछ ना कुछ नुकसान इस वजह से भी कि बड़ी जो लीडरशिप है वो सारी की सारी गुरुग्राम में जुट गई उस दिन, जहां पर होना चाहिए था लोगों के बीच में, जनता के बीच में। लोग वोट तभी तो देंगे जब आप उनके पास जाएंगे, वो वहां पर पहुंच नहीं पाए। बजरंग दास अतिंद्र जी, ऐसा नहीं है जी, ये पार्टी की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई थी भी जो आदमी जिसकी ड्यूटियां लगी हुई है वो वही रहेगा, कोई भी जगह छोड़ के नहीं आएगा। सिर्फ सीएलपी नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी सह प्रभारी वहाँ सीनियर नेता मौजूद थे, बाकी आपने देखा कोई भी सीनियर नेता वहाँ मौजूद नहीं था। और वहाँ जितने पार्टी के विधायक थे या एमपी थे कोई भी नहीं था, चारों एमपी 5 एमपी फील्ड में थे और साथ सिस्टम था। और जहां तक कि आपने एक बात सवाल किया भी मुख्यमंत्री प्रचार करे, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री दबाव की राजनीति करके किसी को बिठाने का जबरन काम करे या पार्टी ज्वाइन, मामला ये था। समझने और समझने का फर्क है जी। क्या मैंने क्या कहा भी मुख्यमंत्री ने पंचकूला के अंदर मैं वहां मौजूद था, वहाँ दबाव अमरावती नाम से एक महिला है उसको बिठाने का काम किया। कल वो कांग्रेस की यात्रा बन गई है, तो बताओ वर्षों तक तो अकेला घूम रहा था। रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी, आप मानते नहीं थे। आप थोड़ा सुन भी लीजिए ना, आपने कहा जो भी कहा वो सबने सुना, अब आप भी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, वो सुन तो लीजिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इनको तकलीफ है। ठीक है बजरंग जी, आप अपनी बात करिए। मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने महिला की बात की। 2023 के अंदर महिला आरक्षण बिल पास हुआ, सभी राजनीतिक दल ने एकजुट होकर उसको पास किया और सरकार ने क्या किया, एक लाइन लिख दी, उसको लागू नहीं किया और 2026 के अंदर फेल बिल लाई। सिर्फ इसलिए लाई ताकि हम राजनीतिक लाभ उठा सकें। आपने विरोध क्यों किया? हम संख्या बल बढ़ाना चाह रहे थे लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में। रामराजी शर्मा जी, मुझे लगता है आपको पूरा वक्त दिया है मैंने, आप इंटरप्ट मत कीजिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपने कहा उन्होंने रोका, अब वो उस पर जवाब दे रहे हैं, उनको जवाब तो देने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए उनको अपनी बात पूरी। इन्होंने महिलाओं के साथ देश के अंदर धोखा किया, महिलाएं जानती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना बजरंग दास जी, मैं माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि धोखा किया है तो उसको लेकर के जनता के बीच में जाएगा कौन? आपके नेता है, आपके बड़े नेता सारे के सारे अगर गुरुग्राम में जुट गए, अगर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा किसी एक सीट पर जाकर के चुनाव प्रचार करते तो शायद वो ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ सकते थे कांग्रेस के पक्ष में। राव नरेंद्र अगर किसी दूसरी सीट पर जाते, वो किसी जगह पर और जाकर के लोगों को इकट्ठा कर सकते थे। यही तो सवाल है ना कि राहुल गांधी आए लेकिन खुद भी किसी चुनाव प्रचार के क्षेत्र में नहीं गए और दूसरे नेताओं को भी वहां पर जुटा करके रखा। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये निकाय चुनाव, ये सरपंच के चुनाव में राहुल गांधी जाएगा,
प्रचार करने के लिए। नहीं, हरियाणा में तो आए ना सर, इसीलिए तो सवाल है। अगर आना ही था तो या तो इस कार्यक्रम के बाद आ जाते, चुनाव के बाद आ जाते, या थोड़ा पहले आ जाते। अगर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आ रहे हैं, सवाल इसी बात को तो लेकर के कि कहीं उससे नुकसान तो नहीं हुआ है हरियाणा कांग्रेस को, सवाल यही तो उठ रहा है। नहीं, देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पहले ही आह्वान किया हुआ था, राहुल गांधी जी गुड़गांव के जिले के अंदर आएंगे, जो हमारा अंतिम स्टॉपेज होगा। बार बार कह रहे थे, आपके चैनल पे भी बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा था भी इस आसपास, जब दिल्ली के आसपास आपकी यात्रा होगी उसमें मैं जरूर शामिल होऊंगा, और उसके अंदर शामिल हुए। निकाय चुनाव से ना जोड़ा जाए ना, उनका ऑलरेडी कार्यक्रम था, उन्होंने पहले वायदा किया हुआ था, मैं आपके कार्यक्रम में आऊंगा, जब गुड़गांव के आसपास आपकी यात्रा आएगी उसमें जरूर शामिल होऊंगा। शामिल हुए, अच्छी बात है, अच्छा संदेश गया, मजबूती मिलती है। जनता जिस प्रकार उमड़ी आपके सामने है, मतलब लोग मिलने के लिए उत्साहित थे, सेल्फी लेने के लिए उत्साहित थे। आपने खुद दिखाया टीवी के अंदर, मैंने वो भी देखा था हरियाणा न्यूज के अंदर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ महिलाओं की बात मेरे साथी ने कही, हमारे 5 में से 4 महिलाओं को हमने उम्मीदवार बनाया। 3 मेयर के चुनाव तो 2 को हमने बनाया। भाई, ये खुद लोग तो महिला विरोधी फैसला लेते हैं और फिर ढकोसला करते हैं, जो है चोर चोर डंडो, चोर चोर, वो तो मुशहरे भाई, वो इन पर कहावत लाल फिट होती है। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, पेश ऐसे करते हैं कि हम तो भाई देश तहसी है और देश के सबसे बड़े गद्दार है। बापू महात्मा गांधी जी को तो खिलाफ बोलते हैं और गोडसा जी की पूजा करते हैं। ये तो वो लोग हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। हाँ, ये वोट चोरी करके है अपना उल्लू सीधा जू कर लेते हैं, मगर उसके अलावा कुछ नहीं। चुनाव आयोग इन्होंने काबू कर रखा है, ईडी काबू कर ली, सीबीआई काबू कर ली, इनकम टैक्स काबू कर लिया है, सारा जितनी सरकारी एजेंसी है उसको काबू करके वो दबाव की राजनीति के देश के अंदर कर रहे हैं, प्रदेश में कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, जहां मुद्दा आता है निकाय चुनाव, मैंने कहा निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दे का चुनाव, स्थानीय मुद्दे का चुनाव है तो जो समस्याएं हैं उस पर चलेगा। एक समस्या की बात इन्होंने की नहीं, जल भराव की बात इन्होंने की नहीं, सड़कों की बात इसने इन्होंने की नहीं, इन्होंने सफाई व्यवस्था की बात नहीं की, प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो करोड़ों रुपए घोटाला किया, आज भी लाखों लोग लाइनों में लगे हैं 2-2 सालों से, उसका कोई जिक्र नहीं। आउट टैक्स के 20 रेट बढ़ा दिए, कोई जिक्र नहीं। गौ माता, जो कहते थे गौ माता मुक्त कर देंगे, 2014 में चुनाव का नारा था इनका। आज एजेंडा देख लो, 14 का एजेंडा देखो, 19 का देख लो, 24 का देख लो, निकाय चुनाव का देख लो, चुनावी घोषणा पत्र सभी के अंदर वही घोषणा पाएगी जो 14 में थी, भी हम गौ माता मुक्त करेंगे। अरे 12 साल में आपने मुक्त नहीं किया, बार बार वही आप घोषणा फेर कर रहे हो, इसका मतलब आपने काम नहीं किया। आपका काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ गोली गप्पा कर रहे हो। हमारा कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, फिर रहे हैं, उनका नसबंदी करेंगे, कुत्तों को पकड़ कर हम लेके जाएंगे। आज तक वो हल नहीं। बंदर जो है लोगों को काट रहे हैं, घरों के अंदर कूद कूद के कपड़े पाल रहे हैं, उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं। मैं कहता हूँ कोई समाधान तो बता दो भी, हमने यो काम अच्छा किया भाई, हमने प्रॉपर्टी आईडी के नाम का पैसा कौन ही खाया, 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर दिया और भुगतान 58 करोड़ से ज्यादा कर दिया। ये स्पष्ट करना चाहिए भाई, हमने जो गलतियां की है हम उसको ठीक करेंगे, हम सुधार करेंगे। जो 2014 के अंदर हमने चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें डाली थी, आप उठा के देख लो, जितेंद्र जी वही घोषणा पत्र अगर सेम पाएगा, वही भी हम सिविल लाइन खोलेंगे, जल भराव से मुक्ति दिलाएंगे, वो सेम वही की वो हटाई बातें ठाके वो नए घोषणा पत्र में इन्होंने डाल दी। हमारी अगर जहां हम जीतेंगे, हम पूरी तरह से ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे, जनता के बीच रहेंगे। आप तो पहले ही कह चुके हैं कि वोट चोरी और चुनाव आयोग की सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो आप ये कैसे ही कह सकते हैं कि आप जीत रहे हैं? फिर देखो, मैं जीतने की बात तो परमात्मा बैठा है। हाँ। मैं खुद कह रहा हूँ, ये तो वोट चोर, ठीक सरकार चोर। ठीक है ओंकार जी, क्या वाकई ऐसी स्थिति है जो? ठीक है सर, मैं आऊंगा सर आपके पास। सांसद तक चोर। ठीक है बजरंग जी, ठीक।
ओंकार जी, क्या वाकई यही स्थिति है जो पहले घोषणाएं होती रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या वही घोषणाएं अभी भी चल रही हैं? कोई काम नजर नहीं आया जमीन पर शहरों में? जितेंद्र जी, पिछले 12 वर्ष से जी बीजेपी की सरकार है, देश में, प्रदेश में, और ट्रिपल इंजन की सरकार है जी। आज इनको घोषणा पत्र जारी करना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को 21 सूत्रीय। और घोषणा पत्र में क्या कहा जा रहा है? हम सीवर व्यवस्था ठीक करेंगे, हम हर घर में साफ पानी देंगे, हम कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। आज 12 साल के बाद इनको घोषणा पत्र फिर से जारी क्यों करना पड़ रहा है? हाँ। इनको तो वोट मांगनी चाहिए अपने काम के आधार पर। इनको अपना वो रिपोर्ट कार्ड जनता में पेश करना चाहिए कि हमने 12 वर्ष में ये किया, ये व्यवस्था लागू करी। इस देश पे इनको वोट मांगनी चाहिए। यही अंतर स्पष्ट हो जाता है कि आज जो अगर 11-21 सूत्रीय कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं, इसका मतलब पिछले 12 वर्ष में गुरु घंटाल कुछ नहीं काम किया, ठन गोपाल काम कुछ नहीं किया, जनता को बरगलाया। और देखिए आज ये बात करते हैं महिला आरक्षण की, तो वो तो 2023 में बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है। आपका हाथ किसने रोका है? आप 545 सीटें लोकसभा की, आप उसमें आरक्षण दीजिए, कौन मना कर रहा है? जब 850 हो जाएंगी 850 पे दे देना, जब 1000 हो जाएंगी 1000 पे दे देना। आज क्यों नहीं देना चाहते? ये सिर्फ ड्रामे और दकोचलों की पार्टी है। और बहुत अफसोस की बात है, कहते हैं ना कि कलयुग में झूठ प्रधान होता है, आज झूठ और फ्रे भी प्रधान हो चुका है। हम तो देखिए क्षेत्रीय दल है, हमारा दायरा सिर्फ हरियाणा तक सीमित है। हमारा उद्देश्य है हरियाणा की जनता को प्रताड़ित और परेशान होने से बचाना, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करना। लेकिन आज देश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। बीजेपी और कांग्रेस में एक अंतर मेरे को स्पष्ट नजर आता है, बीजेपी नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाती है, झूठ बोलने में कामयाब हो जाती है। बीजेपी को जहाँ पे भी देख लीजिए इवेंट मैनेजमेंट कर लेती है, और कांग्रेस ये काम नहीं कर पा रही। जबकि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते हैं, बीजेपी सारा कुछ चला रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यहाँ तक कि अब वो संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन वगैरह और माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये हमारी नजर में बहुत ही पवित्र संस्थाएं हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं दूषित करने का काम कर रही है, मैनेज करने का काम कर रही है। आज जनता ऐसा नहीं है कि बीजेपी से खुश है, बीजेपी से परेशान है जनता, लेकिन जनता मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ देखती है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल जरूर है, 37 विधायक हैं, लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव आता है तो 37 विधायक की जगह 28 रह जाते हैं। 9 विधायक इनके मैनेज कर लेती है बीजेपी। बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपनाती है, कांग्रेस उससे हथकंडों में फेल नजर आती है। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल न होते हुए भी इनेलो मुख्य विपक्षी दल का रोल अदा कर रही है। आप देख लीजिए, जब भी विधानसभा में किसी गंभीर मुद्दे पर बहस होती है, और तो और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, तो इनके खुद के कैंडिडेट, खुद के एमएलए वहाँ उपस्थित नहीं होते, और ये अविश्वास प्रस्ताव लाते भी खुद है और बाइकाट भी खुद कर जाते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं जनता के ज्ञान में उतरती है। आज मैं मानता हूँ हमारी मात्र 2 सीट है, लेकिन हमने स्थानीय निकाय विभाग के चुनाव में पूरी तरह से जोर लगा रखा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला 3 मेयर पद के चुनाव में तीनों जगह खुद प्रचार करके आए हैं। कभी भी नेता छोटा बड़ा नहीं होता, नेता का धर्म है चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, पंच का चुनाव हो, वहाँ पे भी अगर जाने का समय तो जाना चाहिए। अब कांग्रेस को देखिए, कल का दिन कांग्रेस में जिस दिन आखिरी प्रचार का दिन था, उस दिन सारे बड़े नेताओं को गुड़गांव बुला लिया। ये कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट खड़े हैं नगर निकाय विभाग में, उनके ऊपर गलत प्रभाव डालता है, जनता पर गलत प्रभाव डालता है। आप गुड़गांव की मीटिंग को एक दिन स्थगित कर सकते थे, चुनाव के बाद रख सकते थे, लेकिन ऐसी क्या कमजोरी थी, ऐसी क्या दुविधा थी कि उसी दिन मीटिंग करनी थी। सारे के सारे नेता वहीं बुला लिए गए। और फिर एक चीज कहना चाहूंगा, बजरंग दास जी मेरे भाई हैं, बहुत प्यार करता हूँ मैं इनसे। आप ये देखिए, अगर कांग्रेस के नेताओं को नोटिस देकर बुलाना पड़ रहा है गुड़गांव, तो नोटिस वाली कहानी हजम नहीं होती, क्योंकि दिल मिलने से बात होती है, स्टेज पर मिलने से बात नहीं होती, गले लगने से बात नहीं बनती।
दिल जब तक नहीं मिलेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। आज अगर ये कहते हैं कि हमारे में गुटबाजी समाप्त होगी, तो मैं कहता हूँ गुटबाजी मात्र 1-2 घंटे के लिए तो जरूर समाप्त होगी। जब स्टेज पर बैठे थे, जब भाषण दे रहे थे, घर पे आके गुटबाजी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। और यही चीज बीजेपी का प्लस पॉइंट है। मैंने आपको बताया कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट में कामयाब हो जाती है, कांग्रेस इवेंट मैनेजमेंट करती नहीं। और जहाँ तक इनेलो का सवाल है, इनेलो तो जनता के बीच में जाके जनता की मैनेजमेंट पर ध्यान देती है, जनता की समस्याओं को उभारती है, उसको खत्म करने की कोशिश करती है। जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम काम करती है। आज स्थानीय निकाय के चुनाव है, इसमें देखिए आज किसी भी वार्ड में चले जाइए, सड़कें साबुत नहीं है, पानी की निकासी व्यवस्था ठीक नहीं है, और थोड़ी सी बारिश में पूरी जलमग्न हो जाते हैं शहरों के शहर, चाहे गुड़गांव हो चाहे अम्बाला हो। ठीक है, बिल्कुल जादौन साहब से मैं आखिरी कमेंट लूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। जादौन साहब, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्या चुनाव वाकई उतनी मजबूती से लड़ा गया? जितने बड़े बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं, जो जनता की समस्या यहाँ पर उठाने की बातें कही जा रही हैं, क्या वाकई उतनी मजबूती से चुनाव में उम्मीदवार या पार्टियों के नेता नजर आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकें, जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा बीजेपी कर रही है? देखिए, अब बीजेपी तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगी। वो कहते हैं भाई हमारे को सेंट्रल में भी है, हमारी स्टेट में भी है, और हम आपकी ढंग सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये तो देखिए कि सेवा करने में आप पिछड़ कितने हैं, ये तो मतदाता को देखना है। और विपक्ष का काम है कि वो मतदाता को एहसास दिलाए, जैसे कि भाई सीवर की और ये सफाई की और इन व्यवस्थाओं की बात होती। अरे ये व्यवस्थाएं तो ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि देखिए हमने सीवर लाइन तक आपकी ठीक कर दी, आपकी सफाई व्यवस्था कितनी ठीक है, देखिए हम इस शहर को और आगे उन्नत बनाएंगे और जो है तकनीकी रूप से सक्षम बनाएंगे। अब वो सीसीटीवी लगाने की बात तो हो जाती है, लेकिन पता चला कि जब कोई घटना हो गई तो फिर सीसीटीवी बंद थे। तो अब तो ये वादा करना चाहिए कि सीसीटीवी लगे हुए इनको चालू रखेंगे जी, ताकि कोई घटना हो तो तुरंत वो दर्ज हो जाए और पता चल जाए कि घटना करने वाला, अपराध करने वाला या और भी कुछ है, लोग कौन है जिम्मेदार उसका। लेकिन ये सब कुछ होता ही नहीं, और मतदाता ही बड़ा भोला बना हुआ है। अरे उसको जागरूक होना चाहिए कि वास्तव में काम कौन कर रहा है, इसका एजेंडा मजबूत है। अब देखिए कि पहले चुनाव आयोग बड़े प्रचार करता था, मतदान बढ़ाने के लिए प्रचार करता, कई संस्थाओं को महत्व देता, एनजीओ को जिम्मेदारियां सौंपता, भाई मतदान प्रतिशत बढ़ाइए, ब्रांड एम्बेसडर बना देता चुनाव आयोग ताकि वो प्रचार करें, उनके कहने से लोग वोट डालने आ जाए। अब मतदाता खुद ही जागरूक हो रहा है। अब आप तरह तरह के कयास लगाते हैं, अरे मतदान प्रतिशत इधर ज्यादा है, बम्पर मतदान हो रहा है तो सत्ता परिवर्तन हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है। असल में क्यों नहीं हुआ? बंगाल में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, केरल में हो गया, लेकिन वहां नहीं हुआ। यानी अब ये तो चुनाव परिणाम, चुनाव आज मतदान हो ही रहे हैं और चुनाव परिणाम जब सामने आएंगे तब देखने को मिलेगा कि क्या कुछ स्थिति बनती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जादौन साहब आपका, ओंकार जी, बजरंग जी, रामराजी शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मतदान लगातार जारी है, मतदान की महा कवरेज हरियाणा न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, कहां पर कैसा माहौल है, कितनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए बाहर आ रहे हैं, कितना मत प्रतिशत जो है वो देखने को मिल रहा है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे लगातार, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक में।